हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरू गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड यूनिट और उसके फर्स्ट चैप्टर ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हमने स्टार्ट किया था उसके सबसे छोटे, इंटरेस्टिंग और एक तरह से लास्ट टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। वो है एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट डेटा फॉर 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस या ट्रांजिशन कंपाउंड्स, अर्थात धातु संकुलों के लिए चुंबकीय आघूर्ण के आंकड़ों का उपयोग। प्रथम संक्रमण श्रेणी की अगर हम बात करें या 3D मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो चुंबकीय आघूर्ण या मैग्नेटिक मोमेंट डाटा का बहुत अधिक उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण आंकड़ों के उपयोग से ही संकुल के यौगिकों की संरचना और उनके बंधन को समझा जा सकता है। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें यह पता चलता है कि कोई संकुल उच्च चक्रण यानी कि हाई स्पिन संकुल है या निम्न चक्रण है, मतलब लो स्पिन संकुल है। हमारे पास यहाँ एक टेबल है। इस टेबल में हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की कुछ सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में चुंबकीय आघूर्ण के फिगर्स को शो किया है। इस टेबल में हमारे पास जो कॉलम्स हैं हम उसको ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं। हमने फर्स्ट कॉलम में वो आयंस लिए हैं जो कि अपनी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाओं में हैं। हम जानते हैं कि प्रथम संक्रमण श्रेणी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक होती है, जिसे हम 3D सीरीज़ के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग तत्वों की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बाद जो हमारा सेकेंड कॉलम है वो है बाह्यतम विन्यास का या आउटर कॉन्फ़िगरेशन का, जो कि 3D 0 से लेकर 3D 10 तक है। अब अगर हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स या ऑक्सीकरण अवस्थाओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या देखें तो हमारे पास फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक हम ये देखते हैं कि ये ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अनुसार अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक पहले बढ़ती है और उसके बाद पुनः क्रमशः कम होने लगती है 4, 3, 2, 1 और 0। इसके बाद का कॉलम है हमारा S, कैपिटल S, यानी कि स्पिन क्वांटम एंगुलर क्वांटम नंबर, चक्रण कोणीय संवेग क्वांटम संख्या। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के आधार पर S का मान हमारे पास हर विन्यास के लिए प्राप्त होता है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं तो हमारे पास S की वैल्यू भी 0 आएगी। 1 आएगा तो हमारे पास S की वैल्यू हाफ आ जाती है। उसके बाद 1, then 3/2, 2, 5/2, 2, 3/2, 1, 1/2 एंड 0। यानी कि जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है S की वैल्यू में क्रमशः हमें पहले बढ़ोतरी और उसके बाद कमी दिखती है। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम है L का, जो कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर है। वो भी हमारे पास एक ऑर्डर में हमें मिल रही है। S = 0 है तो L का मान भी 0 है। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो S की वैल्यू के हिसाब से L की वैल्यू हमें 2 प्राप्त होती है। देन 3, 3, 2, 0, 2, 3, 3, 2 एंड 0। उसके बाद हमारे पास μs है, यानी कि स्पिन ओनली क्वांटम नंबर से जब हम उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं तो वो वैल्यू हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अनुसार क्रमशः पहले बढ़ती हैं और उसके बाद घटती चली जाती हैं। μs + L के लिए भी हमारे पास वैल्यू है। और हमारा जो लास्ट कॉलम है वो है ऑब्जर्व्ड, यानी कि म्यू ऑब्जर्व, जो μs + L और ऑब्जर्व इन दोनों के बीच के अंतर को हमें एक्सप्लेन करेगा। अब हमें इसे किस तरह से समझना है वो हम इसमें अब डिस्कस करेंगे। फ्रॉम द टेबल मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू स्पिन ओनली, मतलब जो हमने μs पढ़ा है, एज वेल एज ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल आर शोन। We observe that the magnetic moment of compound of first half are fairly close to their calculated spin only magnetic moment.
इस टेबल से हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास म्यू एस है और ऑब्जर्व वैल्यू है। उन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हम एक तुलना करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि इस सीरीज़ के जो फर्स्ट हाफ है, जो पहला अर्ध भाग है, वो कैलकुलेटेड स्पिन और ऑब्जर्व्ड स्पिन में काफ़ी समानता दिखाता है। बट इन द लेटर हाफ ऑफ द कंपाउंड द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ आर स्लाइटली हायर। लेकिन आखिर के या पश्च भाग में ये वैल्यूज़ थोड़ी सी अलग दिखाई दे रही हैं। इट मीन्स that in the first transition series orbital contribution to the magnetic moment is negligible। इसका मतलब पहली संक्रमण श्रेणी में स्पिन के साथ साथ या चक्रण के साथ साथ जो कक्षकीय योगदान होता है वो काफ़ी कम या लगभग नगण्य होता है। On the basis of this observation, we explain the important feature of some complexes। इस आधार पर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ यानी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस के कुछ प्रमुख फीचर्स को, बिंदुओं को समझा सकते हैं। हम D1 से लेके D9 तक की बात करेंगे। सबसे पहले D1 सिस्टम, अगर हम टाइटेनियम 3 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को देखें तो हमारे पास T2G1 यानी कि T2G में एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। ये कंपाउंड कलर्ड हैं और अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक होते हैं। इनका मैग्नेटिक मोमेंट 1.8 बोर मैग्नेटॉन होता है और ये जो वैल्यू है वो एक्सपेक्टेड स्पिन वैल्यू जो कि 1.73 कैलकुलेटेड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है और जो ये बताती है कि इसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पार्शियली क्वेंच हो चुका है। D2 सिस्टम में हम देखें तो ये वैनेडियम के हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं जिसमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन थोड़ा सा उपस्थित है। यहाँ वैल्यू 2.7 से 2.8 बोर मैग्नेटॉन ऑब्जर्व वैल्यू होती है जो कि स्पिन वैल्यू से थोड़ी सी कम है। D3 सिस्टम के लिए हम क्रोमियम के कॉम्प्लेक्स लेते हैं जो ऑक्टाहेड्रल या अष्टफल के संकुल जो कि सबसे ज़्यादा स्टडी किए हुए कंपाउंड्स हैं। वहाँ भी मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑब्जर्व्ड है वो 3.70 से 3.84 की रेंज में है, जबकि इसकी स्पिन ओनली वैल्यू सिर्फ 3.87 होती है जो कि ऑब्जर्व वैल्यू के साथ काफ़ी हद तक मैच भी करती है। D4 सिस्टम क्रोमियम के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखी गई और इनका मैग्नेटिक मोमेंट पाया गया 4.90 बोर मैग्नेटॉन जो कि इनकी स्पिन ओनली वैल्यू से मिलता है। ये सजेस्ट करता है कि अगर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो एक क्वाड्रपूल बॉन्ड बनता है और उसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन Cr एटम में हमें नहीं मिलेगा। D5 सिस्टम ये मैग्नीज और आयरन के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देखने को मिलता है। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस हैं और इनका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सपेक्टेड रेंज से, जो कि संभावित इनकी एक रेंज है, वो 5.92 के बराबर होता है। लेकिन इसके कुछ ऑक्सो कंपाउंड्स में हमें ये वैल्यू 5.92 से कुछ कम प्राप्त होती है, जो ये एक्सप्लेन करता है कि इनमें एक एंटी फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर देखने को मिलता है। D6 कंपाउंड्स के लिए ये हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं जो कि आयरन के होते हैं इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट अराउंड 5.5 बोर मैग्नेटॉन होता है जो कि 4.9 से काफ़ी हद तक एग्री भी करता है। D7 सिस्टम के लिए कोबाल्ट के कंपाउंड्स देखे गए जो कि लेस स्टेबल होते हैं कोबाल्ट 2 के मुकाबले कोबाल्ट 3। इन कॉम्प्लेक्सेस के भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस मोस्टली उच्च चक्रण संकुल होते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 4.4 से 4.8 बोर मैग्नेटॉन होता है और इनकी स्पिन ओनली वैल्यू भी 3.87 है। D8 सिस्टम में निकल सेकेंड के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी की गई जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 3.2 बोर मैग्नेटॉन होता है रूम टेम्परेचर पर, और इन्हें हम इनके स्पिन ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस की सहायता से समझा सकते हैं क्योंकि इनमें ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू की रेंज में उपस्थित है, ये पाया जाता है। तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने में काफ़ी यूज़फुल हैं। अब इस लेसन के लास्ट स्टेप पर आकर हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस या कुछ
डेफिनेशंस या कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली परिभाषा है पोल स्ट्रेंथ या ध्रुव शक्ति। एक इकाई ध्रुव उसे कहा जाता है जो वायु अथवा निर्वात में रखने पर दूसरे इकाई शक्ति वाले ध्रुव को एक डायन बल से प्रतिकर्षित अथवा आकर्षित करे। सो इन द पोल दैट रिपेल्स और अट्रैक्ट्स अ सिमिलर पोल places 1 centimeter away with a force of 1 dyne is called a unit pole। और मैग्नेट या चुंबक की प्रबलता या उसकी स्ट्रेंथ को भी हम यूनिट पोल में ही एक्सप्रेस करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। दूसरी परिभाषा है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या चुंबकन की तीव्रता। The extent to which a sample is magnetized when placed in a magnetic field is known as intensity of magnetization. It is defined as the magnetic moment per unit volume of the magnet. अर्थात चुंबकन की तीव्रता या I जिसे हम प्रदर्शित कर रहे हैं उससे तात्पर्य है प्रति इकाई क्षेत्रफल में प्रेरित होने वाली ध्रुव शक्ति। अतः यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र की ध्रुव शक्ति को हम m है और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी l है, तो उसका चुंबकीय ध्रुव का क्षेत्रफल a है, तो उसकी इंटेंसिटी या उसकी तीव्रता I = ma के बराबर होगी। तीसरी डेफिनेशन है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी या चुंबकीय पारगम्यता। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल टू परमिट द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस थ्रू इट। अर्थात किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाओं की कुल संख्या और निर्वात में चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय पारगम्यता कहते हैं। इसे हम B/H से भी प्रदर्शित करते हैं। यहाँ B क्या है? इट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, यह है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और H है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। चौथी डेफिनेशन है मैग्नेटिक फ्लक्स और टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स या कुल चुंबकीय प्रेरण। Total magnetic induction is the number of line of forces which passes through the unit area of substance। यानी किसी पदार्थ के इकाई क्षेत्रफल से चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या गुजरती है उसे उसके मैग्नेटिक इंडक्शन या चुंबकीय प्रेरण से जाना जाता है, और इसे हम B से प्रदर्शित करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है H + 4πI। एंड लास्टली द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में पढ़ भी चुके हैं, मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति। इट इज़ डिनोटेड एज हाउ मच इज अ सब्सटेंस इज सेंसिटिव टुवर्ड्स द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इससे तात्पर्य है कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कोई पदार्थ उसके प्रति कितना सेंसिटिव है उसे उसके चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति या चुंबकीय प्रवृत्ति से जाना जाता है, अर्थात वो चुंबकीय क्षेत्र से कितना प्रभावित होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज काई। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ससेप्टिबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, इसे हम इकाई आयतन की प्रवृत्ति भी कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज ग्राम ससेप्टिबिलिटी और स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, इसे हम विशिष्ट प्रवृत्ति या ग्राम प्रवृत्ति भी कहते हैं। और इसे हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं कि ग्राम ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी अपॉन डेंसिटी, यानी कि ग्राम प्रवृत्ति आयतन प्रवृत्ति और घनत्व का रेशियो या उसका अनुपात होती है। तो इन सारी डेफिनेशंस या परिभाषाओं के साथ ही हमारा ये सेकेंड यूनिट का फर्स्ट लेसन यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस अब यहाँ आकर ख़त्म होता है। और आई होप, मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको इस लेसन में पढ़ाए गए सभी टॉपिक्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी यूनिट का अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एंड टिल देन, थैंक्स।